हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 की जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो उसका जो पहली बुक है और पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। यानी कि वास्तव में हम इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो क्लास 12 है एनसीईआरटी में, उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और इंडियन हिस्ट्री जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो आरपीएससी है, चाहे वो यूपीपीएससी है, प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, आईएएस एग्ज़ाम है, या फिर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जो भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री आती है, तो इंडियन हिस्ट्री में सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भारत का जो इतिहास है वो एनसीईआरटी में अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से बताया गया है। क्लास 11 की जो एनसीईआरटी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग तरीके से जो क्लासेस हैं उनमें अलग अलग जो पॉइंट हैं उन सभी को इंक्लूड करके आप इनको फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इस क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके हमारे बहुत सारे जो वीडियो है, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी क्लासेस को आप देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। यानी वास्तव में हम इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को फास्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो वास्तव में कौन सी नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर फैली हुई है, तो इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो पुरातात्विक संस्कृति शब्द का उपयोग यानी उन पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के बने होते हैं और एक साथ पाए जाते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और एक निश्चित समय के वह अवशेष होते हैं, पुरातत्व अवशेष होते हैं। तो ऐसी संस्कृति को हम कहते हैं पुरातात्विक संस्कृति। चूंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता को भी हम पुरातात्विक संस्कृति कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई है, तो इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। देखिए, हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी के नाम पर किया गया है। देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर इस संस्कृति को खोजा गया था। तो पहले जिस जगह पर खोजा गया है उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, एक नगर है हड़प्पा और दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। दूसरा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। एक नगर है हड़प्पा और दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। 1921-22 में किसके नेतृत्व में होती है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। अब क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल, यह वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता है एक विकसित सभ्यता है। विकसित सभ्यता है, इसका काल 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी कि वास्तव में एग्जैक्ट जो समय है वो उसका अनुमान पूरी तरह से नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी अगर अनुमान तय माना जाए तो 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो खुदाई के दौरान जो वस्तु मिली है वह है मोहर। क्या है? मोहर है। यह मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी एक पत्थर होता है, आप इसका कभी आपने इस्तेमाल भी किया होगा। तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है और
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु है मोहर। सबसे विशिष्ट वस्तु कौन सी है? मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वहां से भौतिक अवशेष यानी उस स्थान पर किस तरह के अवशेष पाए गए हैं, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के, इन सभी के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ का समाज कैसा रहा होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी रही होगी और वहाँ पर किस तरह के क्रियाकलाप करवाए गए होंगे। इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं किस किस के द्वारा? मृदभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरें, इमारतें और खुदाई में मिले सिक्के। आगे हम बात करें हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? नागेश्वर, बालाकोट, चनूदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी इसके प्रमुख स्थल हैं। नागेश्वर, बालाकोट, चनूदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। देखिए वर्तमान में जिस तरह से शहरों का निर्माण किया है, नगरों का निर्माण किया है, उसी तरीके की योजना, नगर निर्माण योजना हड़प्पा सभ्यता की पाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से अनाज हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, ये सब अनाज हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, वृषभ, बैल का प्रयोग कृषि कार्यों में खेत जोतने के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? एक बार रिवाइज करें। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर और वृषभ। बैल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषि कार्य में खेत को जोतने के लिए बैल का उपयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। एक तो ऊपरी हिस्सा जहां पर कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, उसे हम बोलते थे दुर्ग, और निचला जहां पर सामान्य प्रजा रहती थी, जनता रहती थी, उसे निचला शहर के नाम से जाना जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। और जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था और नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से नाली बनाई गई थी। तो इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता को के लोगों को ईंटों को पकाने का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? ईंटों को पकाने का ज्ञान था। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब यह है कि कोई सभा करनी होती थी, संचालन के लिए कोई सलाह मशवरा करना होता था, तो वो दुर्ग में बनी हुई जो इमारतें थी वहां पर जाकर करते थे। हड़प्पा सभ्यता में नहरें, कुएं और जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन से थे? नहर, कुएं और जलाशय। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार था। एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है और जलाशय के तल तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यह एक बड़ा जलाशय है और नीचे तक ईंटों का क्या किया गया था? उपयोग किया गया है, सीढ़ियों का उपयोग किया गया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय की जो सोच है वो कितनी विकसित रही होगी। उन्होंने स्नानागार बनाए, अन्नागार बनाए, अलग अलग शहरों का निर्माण किया और वहां पर शहरों के निर्माण की योजना थी वो बहुत ज्यादा विकसित प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को इसीलिए नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया गया था। उनके साथ मृदभांड और अवशेष मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो
दाह संस्कार या शव को दफनाने की प्रक्रिया थी। गड्ढों में शव को दफनाते थे और उनके साथ मिट्टी के बर्तन और कुछ जरूरी सामान मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग यह सोचते होंगे कि जो भी यह व्यक्ति जिसका स्वर्गवास हुआ है वह इन चीजों का उपयोग अपने मरने के बाद भी करेगा। आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए बांट का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? बांट। और यह चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है, बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कार्निलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सीलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्यांस, पकी हुई मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। मन के बनाने में किन किन पदार्थों का उपयोग होता था? कार्निलियन सुंदर लाल रंग का पदार्थ था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सीलखड़ी जैसे पत्थर का उपयोग, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं का उपयोग। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा और सोने की धातुओं का ज्ञान था। शंख, फ्यांस, पकी मिट्टी सभी का प्रयोग होता था। इनके जो आकार होते थे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित भी होते थे। कुछ क्या होते थे? खंडित भी हुए हैं। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। तो मोहर का उपयोग या मुद्रांकों का उपयोग जो है, मुद्रा का उपयोग जो है वो लंबी दूरी तक जो हम किसी चीजों का व्यापार करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से लिखी जाती है हड़प्पा सभ्यता की लिपि? दाईं से बाईं ओर। और देवनागरी लिपि भी कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक सारे विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई के कारण, बाढ़ के कारण, नदियों के सूख जाने से, मार्ग बदलने के कारण, भूकंप के कारण या बाहरी आक्रमण के कारण इसका विनाश हुआ। लेकिन बाढ़ के कारण जो विनाश है वह सबसे ज्यादा मान्य है कि सिंधु घाटी में, जो सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से पहले का है और परिपक्व पूर्व हड़प्पा मतलब 2600 ईसा पूर्व से पहले, और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वह है 1900 ईसा पूर्व के बाद का समय है। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय कितना है? 2600 ईसा पूर्व से पूर्व पहले। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का जो समय है 1900 ईसा पूर्व के बाद जो है वह उत्तर हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा है जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी छोर दायमाबाद है महाराष्ट्र में, पूर्वी छोर आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी छोर जो है सुत कांगेडोर है जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी छोर दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी छोर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी छोर कैसा है? सुत कांगेडोर है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है? बस्ती दो भागों में बटी हुई थी, दुर्ग और निचला शहर। पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था, बहुत अच्छी जल निकास व्यवस्था थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवदानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में गड्ढों में दफनाया गया है और मोहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ। विनिमय बांट के द्वारा किया जाता था। बांट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाकार होते थे। कैसे होते थे? घनाकार। इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। तो बांटों पर कुछ भी अंकित नहीं होता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। सामान्यतः जो अब बांट यूज किए जाते हैं उन पर कुछ अंकित होता है, लेकिन इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। कुछ पुरातत्वविदों का यह मानना था कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक नहीं था, जबकि दूसरे पुरातत्वविद यह मानना है कि वहाँ एक शासक के बजाय कई शासक होते थे। तो कुछ जो पुरातत्वविद हैं ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था, लेकिन कुछ मानते हैं कि वहाँ पर कई सारे शासक थे, तो उनके द्वारा अलग अलग नगरों का संचालन किया जाता था। सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शिल्पों के कार्य में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण और बांट बनाना सम्मिलित थे। तो शिल्प कार्य में कौन कौन सी चीजें थी?
मलके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बांट बनाना। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर को फास्टली रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस चैप्टर को आप दोबारा देखकर इसको समझ सकते हैं। देखिए, फास्टली रिवीजन के तौर पर ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप परीक्षा देने जा रहे हो या फिर आप कहीं बाहर हो, आपके पास कोई पुस्तकें नहीं है, तो उस समय इन क्लासों का अध्ययन कर सकते हो। निश्चित रूप से आपको इन क्लासों को देखने से लाभ होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंडियन हिस्ट्री की जो और भी क्लासें आपको समय-समय पर मिलती रहेंगी, बेल आइकन को दबाएँ, दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।